इंसान ईश्वर की सबसे सुंदर रचना है। ईश्वर द्वारा प्रदत्त एक गुण मिला, विवेक, जो उसे सृष्टि के अन्य सभी जीवों से अलग करता है। ये सच है कि हम किसी ना किसी को जाने अनजाने में दुख पहुंचा देते हैं, इंसान जो ठहरे। मगर समझने वाली बात यह है कि क्या कभी खुद से पूछा कि ऐसा कैसे और क्यों हुआ? क्या कभी खुद के साथ बैठकर मनन, चिंतन या आत्ममंथन किया? नमस्कार, मैं निष्ठा जैन आप सभी के लिए लेके आई हूं कहानी के पिटारे से एक छोटी सी कहानी, मंथन, मेरे अंतर्मन का। भुवन रोज की तरह अपने ऑफिस के लिए जाने को तैयार हो रहा था, लेकिन दूसरी ओर कैलेंडर पर नजर डालकर सोचता हुआ, 3 महीने बीत चुके हैं, बल्कि 12 दिन ऊपर हो गए। कब आएगा बड़े भैया का फोन? कब आएंगी माँ को अपने साथ ले जाने? हर बार जब भी ये बात करता हूँ तभी उनके ऊपर न जाने कौन सा मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ता है। अरे माँ तो उनकी भी है ना, क्या उनका कोई कर्तव्य नहीं माँ की सेवा करने का? सारे बंधन में मैं और मेरा परिवार ही क्यों बंधे? विवश होकर भुवन को ही माँ को छोड़ने बेंगलोर जाना पड़ता है। कर्नाटका एक्सप्रेस अपने टाइम पर थी। सेकंड एसी की निचली बर्थ पर माँ को बिठाकर भुवन सामने की बर्थ पर बैठ गया। अपने मोबाइल में कुछ देख ही रहा था कि अचानक उसके कानों में एक आवाज टकराई। गोलू, तू भी कुछ दिन रुकेगा ना मेरे पास? माँ की बेबसी भरी आवाज पर तो ध्यान नहीं दिया, बस एक गोलू शब्द पर भुवन के माथे पर त्योरियां आ गई। और हो भी क्यों ना, आईएएस अफसर जो बन गया था। मनी मन में खींचता हुआ भुवन बोला, कितनी बार समझाया है माँ को मुझे गोलू ना कहा करे, भुवन पुकारा करे। गोलू कहकर मुझे साधारण इंसान बना देती है, समझती नहीं है। लेकिन अपने गुस्से को काबू में करके भुवन थोड़ा तीव्र स्वर में बोला, माँ कल मेरे को मिनिस्ट्री में काम है, मैं नहीं रुक सकता हूं। आपको छोड़ने के लिए किस तरह समय निकाला है मैं ही जानता हूं। माँ के चेहरे पर निराशा की बदलियां छा गई। थोड़ी देर में गाड़ी बेलापुर स्टेशन रुकी और यात्रियों के शोरगुल से हड़कंप सा मच गया। तभी सामने से सफेद कुर्ता पैजामा पहने एक जाना पहचाना सा चेहरा भुवन को नजर आया। दिमाग पर जोर डाला तो याद आया, ये तो उसके कॉलेज के समय का मित्र गोपाल है। गौर से देखा तो गोपाल के साथ उसके बूढ़े पिता भी थे, जो बड़ी मुश्किल से चल पा रहे थे। लेकिन गोपाल उनको सहारा देता हुआ सामने वाली बर्थ तक लाया और वहां पर लिटा दिया। एक समय गोपाल और भुवन सहपाठी थे। दोनों के बीच मित्रता कम और नंबरों को लेकर प्रतिस्पर्धा अधिक रहती थी। पढ़ाई में दोनों ही तेज थे, लेकिन आखिरी की बाजी हमेशा गोपाल मार लेता था। ट्रेन में हुई इस मुलाकात में भुवन गोपाल को मात्र एक साधारण से इंसान के रूप में देख रहा था, मगर गोपाल भुवन में कृष्ण और खुद में सुदामा को। अरे भुवन, पहचाना? मैं तुम्हारा मित्र गोपी। और अचानक से भुवन के गले लग गया। भुवन को गोपाल का यह व्यवहार बड़ा अनौपचारिक लगा। ये बात तुरंत गोपाल भांप गया और बोला, कैसे हैं आप सर? गोपाल के ये शब्द सुनकर भुवन को बहुत अच्छा महसूस हुआ, मानो मित्रता के संबंध पर अधिकारी के पद का अहम संतुष्ट हुआ। मैं अच्छा हूं, कहां जा रहे हो गोपाल? बुझे मन से भुवन ने पूछ ही लिया। सर, छोटे भाई के बेटे की शादी थी, बस वहीं से आ रहे हैं। भुवन से रुका नहीं गया तो पूछ लिया, बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं लग रही और उस पर उनको ऐसे घुमाना ठीक नहीं है? सर, ये मौके कहाँ रोज रोज मिलते हैं। पिताजी की बहुत इच्छा थी छोटे भाई के पास 4-5 दिन रुकने की, सो मैं भी रुक गया उनके साथ। और अब तो जा ही रहे हैं ना घर वापस, तो आराम कर लेंगे। तो कुछ दिन छोड़ ही आते पिताजी को भाई के पास।
और तुम्हें भी थोड़ा आराम मिल जाता। ऐसा पूछकर भुवन शायद अपने मन को तसल्ली दे रहा था, लेकिन आशा के विपरीत गोपाल बोला, नहीं सर, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। पिताजी तो शुरू से ही मेरे पास रहे हैं, उनका कहीं और मन नहीं लगता। और मैं नहीं चाहता सर इस उम्र में उनकी स्थिति पेंडुलम जैसी हो जाए, कभी उधर तो कभी इधर। कितनी पीड़ा होगी उन्हें ही देखकर कि उनका कोई घर ही नहीं रहा, वह हम पर बोझ हैं। भुवन मुस्कुराया। गोपाल, जिंदगी सिर्फ भावनाओं पर नहीं, वास्तविकता के पहियों पर चलती है। पता नहीं सर, मैं जरा पुराने ख्यालात का हूं, इतना कभी सोचा नहीं। बस ये समझा कि कर्तव्य समझ के करने वाली हर सेवा बोझ होती है और समर्पण समझकर की जाने वाली हर सेवा सेवा होती है। हम जो भी कुछ हैं माता पिता के समर्पण की बदौलत ही है ना। ऐसा लगा मानो गोपाल ने मेरे मुख पर तमाचा जड़ दिया हो। गोपाल के एक एक शब्द मुझ पर हावी हो रहे थे। मां की ओर एकटक देखते निशब्द भुवन खुद से सवाल करता हुआ, इतनी किताबें पढ़ने के बावजूद मैं मां की संवेदनाओं को समझ नहीं सका। क्या मेरी आत्मा गूंगी बहरी हो गई है? क्या पद की प्रतिष्ठा में मैंने मां के सम्मान को तिरोहित कर दिया? क्या ये पद सिर्फ मेरी उपलब्धि है या मेरे माता पिता की तपस्या का परिणाम? आज जब मेरी मां को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है तो मैं सेवा को तराजू में तोल रहा हूं। अचानक भुवन के जहन में एक घटना ने दस्तक दी। एक रात को भुवन ने मां को यह कहते हुए सुना था कि अब वो बहुत अकेली हो गई हैं। तब भुवन को इस बात का मतलब समझ नहीं आया, क्योंकि उसके हिसाब से सब चीजों का ध्यान रख ही रहा था, खाना पीना दवाई। लेकिन सबसे जरूरत चीज जो नहीं दे रहा था वो था अपनापन, आदर और वक्त, जिसकी मां को सबसे ज्यादा जरूरत थी। ये सोचते सोचते भुवन ने गहरी सांस ली। पश्चाताप के आंसू उसकी आत्मा के मैल को धो रहे थे और एक नए प्रकाश का जन्म हो रहा था। उफ, ये क्या कर दिया मैंने? मां को तो असहनीय पीड़ा पहुंचाई है, उनकी परवरिश को भी गाली दी, उनके विश्वास को तोड़ दिया। अचानक भुवन को एहसास हुआ कि उसके और गोपाल के बीच आज भी प्रतिस्पर्धा जारी है, इंसानियत और भावनाओं की प्रतिस्पर्धा, जिसमें आज एक बार फिर गोपाल बाजी मार ले गया। मगर जिंदगी में पहली बार इस एक हार पर भुवन को अफसोस नहीं था, बल्कि खुशी थी कि गोपाल ने उसको एक पाप करने से बचा जो लिया था। गाड़ी बेंगलोर स्टेशन पर रुकी तो भुवन गोपाल के दोनों हाथ थाम भावुक स्वर में बोला, मेरे दोस्त, इस सफर के लिए शुक्रिया। ये सफर मेरे को हमेशा याद रहेगा और कोई भी जरूरत पड़े अपने इस दोस्त को हमेशा याद रखना गोपाल। खुशी से गोपाल की आवाज कांप रही थी। हाँ हाँ दोस्त, हमेशा याद रखूंगा। अटैची उठाए मां के साथ भुवन स्टेशन उतरा और एयरपोर्ट जाने के लिए टैक्सी रोक ली। मां ने हैरत से पूछा, एयरपोर्ट क्यों रे? भावुक होकर भुवन मां के गले लग गया और रुंधे कंठ से बोला, मां मुझे माफ कर दो, हम वापस दिल्ली जा रहे हैं मां। अब आप हमेशा वहीं अपने घर में रहेंगी, अपने गोलू के पास। कुछ पल के लिए मां ने अपनी आंखें बंद की, फिर आकाश की ओर देखा, मानो पापा से कह रही हूं, सब ठीक है, अब आप चिंता ना करें, देर से ही सही हमको हमारा बेटा मिल गया। ये थी एक छोटी सी कहानी, मंथन मेरे अंतर मन का। कहानी के पिटारे से लेके आई थी मैं, निष्ठा जैन। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई कहानी को लेकर। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, सलामत रहिए। जय हिंद।